Good morning, everybody. This is me, Rajesh Dixit, and I'm going to teaching about the mathematics. So all the students pay attention to what book. And this is the quadratic equation. So here I quadratic geometry, which I teach you last 4 or 5 or 10 days, because the video is going to be about this one, the 12th video. And I'm going to start this exercise 6.4 and question number 10. So please pay attention and come to the point. Okay. दो बिंदु A और B के निर्देशांक 3,4 और 5,-2 है। एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। PA बराबर PB तथा PAB का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल दे रखा है, PA बराबर PB है। त्रिभुज की बात की गई तो यानी त्रिभुज के रूप में दिया वगैरह करते दिया है। बिंदु A 3,4, बिंदु B 5,2 जैसा आपको ज्ञात है, तथा त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई। तो एक और चीज दिया PA बराबर PB ज्ञात करना है। P के निर्देशांक x, y, am I right? और संबंधित सूत्र आपको होता है। और फिर कभी जब आपको एक पहली प्रश्नावली होती है, दूसरी तीसरी, तो जब तीसरी प्रश्नावली में आप पहुंचते हैं तो पहले दूसरे के सूत्र भी तीसरी प्रश्नावली में प्रयोग किए जा सकते हैं। एक थोड़ा सा IQ लगाए। आप चाहें तो पहले आप चतुर्थांश बना सकते हैं, ये चूंकि इसका हल है। चतुर्थांश बनाने के बाद आप बोलते हुए चित्र बना सकते हैं, मतलब जो बिंदु जहां पे दे रखा है वहां पे बना सकते हैं। आपका बिंदु A है, एक यहाँ माने ले रहे, एक है 3,4, यहाँ पे B है, B का क्या है 5,-2। दिस इज द वैल्यू ऑफ P, एम आई राइट? B के निर्देशांक इसको हम क्या कहेंगे x, y, सबको ज्ञात है। इसमें क्या रखा PA बराबर PB, ये सुनने दे रखा PA की वैल्यू क्या है PB के बराबर। और त्रिभुज PAB का जो क्षेत्रफल है होता है 10 वर्ग एरिया। त्रिभुज बना करके एरिया ले सकते हैं आप। एरिया PAB बराबर 10 वर्ग इकाई। तो आप इस बात को समझ लें, किस तरह से आपको करना है। बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। आइए, लेकिन इसमें एक IQ यूज करना पड़ेगा। जब आप इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो क्या लगेगा x1 y1 x2, 3 बिंदु हैं आपके, स्पष्ट आपको समझ में आ रहा। अगर इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, इसको x3 y3 मानेंगे। x3 y3 मानने के बाद हम इसको x y की वैल्यू रखेंगे लास्ट में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप क्या करेंगे, इससे जब सवाल बन के तैयार होगा, क्योंकि इसका मान किसके 10 वर्ग इकाई के बराबर है, तो आप देखेंगे इसमें एक समीकरण आ जाएगा जिसमें x, अगर मान लो अगर इसको कह दिया जाता कि P बिंदु x अक्ष पर स्थित है या y अक्ष पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, अगर x अक्ष पर स्थित होता तो y का मान होता x का 0 हो जाता, x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता, y अक्ष पर x का मान 0 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं कहा, तो सवाल यही हल हो जाता। लेकिन जब ऐसा नहीं रहा तो फिर क्या, ये बात समझ लीजिए इसके द्वारा। अगर वो कहें कि 3 बिंदु है, तीनों बिंदु में से जिस अननोन बिंदु को आप निकालना चाहते हैं वो x अक्ष पर स्थित है या y अक्ष पर, तो ऐसी स्थिति में एक मान 0 हो जाएगा। तो एक ही मान अगर x अक्ष पर स्थित होगा तो y का मान 0 हो जाएगा, तो x का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बात नियम जो है कि अगर कोई भी समीकरण बन सकता है तो उसमें अगर एक मान ही अननोन हो, एक मान अज्ञात हो, तो उसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 अननोन आ जाती, मींस 2 चर राशियां आ जाती, तो ऐसे के लिए आपको आवश्यकता होती है कि आवश्यकता है कि तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जब एक समीकरण में 2 चर आ जाते हैं x और y, इसमें आएगा क्यों आएगा, क्योंकि इसका नोन वैल्यू हमारा है x y, ये बात बता रहा हूं। तो आपका जब भी आप वैल्यू रखेंगे सब वैल्यू आपकी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है x1 y z x y z 3 बार होते हैं, और 1 2 3 से 2 3 आपको याद है, सूत्र याद है। तो उसमें आपका x और y आएगा, एक समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब क्या करें, इस समीकरण से किसी भी स्थिति में x और y के मान नहीं निकाले जा सकते। अब उसके लिए क्या होगा, आपको पता है PA बराबर PB के बराबर है, तो ऐसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ सूत्र लगाएंगे तो यहाँ x y आ जाएगा, एम आई राइट? और x y का आएगा वर्गमूल में आएगा। इस साइड सूत्र लगाएंगे तो इसमें भी x y आएगा, जे भी वर्गमूल में आएगा। दोनों वैल्यू बराबर है तो दोनों को हम बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद जो हम वर्ग करेंगे तो ऐसी स्थिति में x² y² आगे कट जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा, एक आपका द्विघात बन जाएगा, मतलब द्विघाती 2 चर वाले समीकरण बन जाएगा। उसमें से x की वैल्यू लेकर के दूसरे में रख दीजिए, या किसी भी तरह से दोनों को मिलाकर सॉल्व कर दिए, आपका आंसर बन जाएगा। आइए आंसर पहले से देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको याद है सभी स्टूडेंट को, 1/2 वर्गमूल में x1 y2 - y3। अगर आपको भूल जाए तो मैंने बताया था आपको x y - y रख दीजिएगा, प्लस x y - y का भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
1 2 3, यहाँ 1 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आएगा 3 1, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आएगा 1 2। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब आप माने तो इसको कैसे मानेंगे, x1 y1 x2 y2 जरूर मान लें, x3 y3, ये जरूर मानने की जरूरत है। यहाँ पूरी वैल्यू दे रखी है 10, आपको पता है 10 वर्ग मीटर दे रखा है, वर्ग इकाई दे रखी है, इकाई में मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर कुछ भी नहीं दिया गया, या किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटीमीटर, यहाँ से छोटे में और छोटे से बड़े में बीच कहते हैं उसको मीटर ग्राम या लीटर। अब आ जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू कितनी बेटा 3, y2 की वैल्यू क्या है -2, y3 की वैल्यू कितनी है बाई कोष्टक प्लस x2 वैल्यू कितनी है 5, y3 वैल्यू कितनी है बाई माइनस, यहाँ पे y1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है x, y1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस प्लस। इस तरह से आपकी वैल्यू बनी थी आपकी, एक बात आप चेक कर लीजिए 3 - 2 बाई 3 - 2 बाई ओके 5/4 5/4 बाई के लिए थोड़ा सा इस तरह से घुमा दिया करें ताकि आपको दिखता है 4/y में मैच हो दोनों। फिर इसके बाद तीसरा आता है x4 + 2 x4 + 2, इस तरह आप चेक कर लीजिए। आगे आप चलते हैं, इसके नीचे आपको एक बार और स्टेप अप कर लेंगे। दिस इज 10 = अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप कर सकते हैं 10 × 2, आप इसको खोल सकते हैं। ठीक, छोटे कोष्टक को खोलेंगे -2 -y, सोचो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम पहले हटाना चाहेंगे 5y - 4 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 4 2 6। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्लीज देखें 10 दूनी हमारा 20 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? डाउट -3 दूनी -6। हमेशा जानिए जब भी सवाल आप कर सकते हैं तो एक बार आप इसको करेक्शन जरूर करते रहिए, करेक्शन जरूर करने के बाद टू प्रोसीड एंड चेक, पहले बढ़ो फिर उसको देखो, फिर बढ़ो फिर देखो। एम आई राइट? 3 दूनी -6 माइनस 3 -3 बाई प्लस 5 बाई 5 × 4 = 20, x का मान चेक कर लीजिएगा 10 दूनी 20 हो गया, 25 हो गया, तो -3 दूनी 6 -3 बाई 5 बाई 5 × 20, ठीक है ओके। अब आप करेक्शन करो, सबसे पहले x 6 x करेंगे, इन दोनों का हल करेंगे, 5 बाई में से 3 बाई जाएगा, कितना बचेगा 2 बाई प्लस 2 बाई, संख्या निपटा दें 20 जे -6 -26, यहाँ पर 20 था, इसको व्यवस्थित कर देंगे, उस साइड ले जाएंगे तो 6x प्लस 2y, चूंकि हमने पक्ष बदल दिया पूरा, पक्ष 20 ही था, अब जो साइड जाएगा चूंकि यहाँ पे बना हुआ तो प्लस 26 में जाएगा, तो 6x प्लस 2y = 46। अभी दोनों में 2 का भाग जा रहा तो 2 से छोटा किया जा सकता है, बात को इसको डाउट मत करना। जैसे मान लो 26 को लेकर के आप इस साइड लेके आएंगे तो 26 प्लस में आ जाएगा, 26 से 20 40, समझे आप? और फिर जो ऐसा है, अगर हमने पहले बता रखा था कि अगर कोई भी संख्या एक संख्या है, एक संख्या है, इस संख्या को ऐसे निकाल के दूसरे पक्ष में लाएंगे तो देखिए इसका स्वरूप बदल गया, आपको दिख रहा है। लेकिन अगर पूरा का पूरा पक्ष बदलते हैं, कितने बार भी बदल दें, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जब कोई पर्टिकुलर एक संख्या को लेकर 26 को मैंने यहाँ कहा है, आप कंफ्यूजन मत होइए, आप इसको यहाँ मान लीजिए, यहाँ लेके आए, आप इसको इस पे जोड़ देते, कैसे जुड़ता 20 + 26 हो जाता, दिस इज इक्वल टू 46 हो जाता। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, तो 46 हो जाता, फिर पूरे पक्ष बदल गए तो 46 यहाँ पहुँच जाएगा। तो कहीं कंफ्यूजन अगर आपके लिए हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना रखा जाए। चला एक बार मैं आपको और समझा दूँ, यहाँ पे हो गया 20 प्लस इसको अब आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ले आए 26 = 6x प्लस 2y। अब हम पक्ष बदल दें तो 46 हो गया, आगे पीछे कर दें 6x प्लस 2y = 46। यहाँ 46 हो जाएगा, देखो ये 46 हो गया, am I right? 26 = 46। तो पहले आप एक साइड ले आइए फिर उसको पूरा बदल दो, ठीक है।
अब क्या होता है, ये बात जानती है हमेशा जब भी x के मान होते तो x के मान प्लस की तरफ जानती है, जहां प्लस का सबसे बड़ा बना होता है वहां पे जाता है, ये बात जानती है। अब आपका 2 से विभाजन करके छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता है, यहाँ से नीचे वाला हिस्सा है, ये साइड से करके लाए थे, इस बात को आपको ध्यान रखें। 2 का क्यों 2 का भाग दोनों में जाएगा, इसलिए वाला समीकरण छोटा हो जाएगा। 2 का भाग दोनों पक्षों में देने पर, जब भाग देंगे तो ये बात लिखेंगे आप 6x प्लस 2y/2 46/2 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब आप आ सकते हैं 3x प्लस y = 20। दिस इज द फर्स्ट। मैंने आपको बता रखा था, पहले मैंने बता दिया था, क्योंकि x और y के अननोन नंबर्स आ रहे थे, तो x और y के नंबर कैसे निकलेंगे तो हम पहले बता चुके थे आपको कि निश्चित है कि x y के अननोन नंबर आ जाएंगे। अगर इसको कह देते, वो इसको कहते हैं कि अगर यह मान जो वैल्यू p है यह x अक्ष y अक्ष पर स्थित है, अगर x अक्ष पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, y का मान 0 हो जाता है। y के मान में यहाँ पे 0 लेके चलो, जो y मान वैल्यू दी है वहाँ 0 लेंगे। अगर वो कहते हैं कि यह y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तब तो ऐसी स्थिति में क्या बात है, अब आपको इस तरह से ओके बेटा राइट डाउन कर लें ये क्वेश्चन को। पहले हमने पहला पैराग्राफ किया है, इसमें पहले में क्या किया, मैंने सूत्र लगा करके मैंने वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखने के बाद एक समीकरण बनके तैयार होगा x y का, इसमें भाग देकर के समीकरण को छोटा कर दिया 3x + y + 23। इसको पहले आप राइट डाउन कर लें, इसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से नीचे ऊपर कर दिया और यहाँ पे पहला समीकरण जो हमारा बचा था उसको भी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या निकालना, p बराबर p, तो फिर p की दूरी निकालेंगे। p की दूरी आप जानते हैं वर्गमूल में s2 - x1 का होल स्क्वायर। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, ये वैसे मैंने बता रखा है। s2 मैंने कहा था सबसे पहले आप मान लिया करें x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। मैंने बता रखा था अननोन नंबर जिसे होते हैं, जिसे कहते हैं चर राशि, उन्हें पहले मान लीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं होता। s2 - x1 कर ले या x1 - s2 कर ले। वैसे मैं आपको p है तो p माना जाएगा x1 by 1 और a माना जाएगा s2 by 2, तो 3 में से 4 हटना चाहिए, लेकिन मैंने चर को पहले मान लिया तो इसको x1 - s2 भी कर सकते हैं, आंसर वही है। आगे हम करेंगे, हाल आपको करना था a² - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² - 2ab, इसलिए y² a², मैंने कहा ऐसा आ जाएगा जिसे आगे पढ़ लेंगे a² b² - 2a। आगे हम करेंगे बड़ी आसानी से चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। x² 3 × 9 -3 दूनी 6x प्लस y² प्लस 16 -4 दूनी 8y। देखिए ये समीकरण बन गया। 9 सवाल कहेंगे ये कहाँ जाएंगे, ये दोनों मान वैल्यू बराबर आए, ये दोनों विभाजित हो जाएंगे। बहुत सवाल, ये सवाल आप बजा लीजिए 4 नंबर से कम नहीं हो सकता, 4 या 6 नंबर का सवाल है, क्योंकि वो पहला स्टेप हमारा हो चुका है, दूसरा स्टेप ये चलेगा, तीसरे स्टेप में दोनों समीकरण का होगा। 3 स्टेप में सवाल है, तो 3 स्टेप सवाल, प्रत्येक स्टेप 2 नंबर का होता। अगर छोटा स्टेप होता तो 1 नंबर का होता, लेकिन बड़ा स्टेप है तो 2 नंबर का सवाल। अब आपका फाइनली आ गया तो आप p बराबर सपोर्ट कर देंगे, तो इसको आप मान लेंगे सपोर्ट दैट इसको सपोर्ट एक दूसरा समीकरण व्यक्त कर दीजिए। क्रम से चाहे तो आप बाद में वैल्यू जोड़ लीजिए। अब आ जाएगा pv को क्या करें, pv का सूत्र वही होगा s2 - x1 का होल स्क्वायर, जैसे मैं आपको बात बता रहा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे आपको ज्ञात है pv की फिर वैल्यू निकालेंगे, pv = क्या आएगा, मैंने कहा पहले अननोन नंबर लेके चलिए, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो कैसे आ जाएगा, a² x² प्लस 5² -2 × x × 5 प्लस y² प्लस 2 की 2 प्लस 2 × y × 2 x² प्लस 25 -5 दूनी 10 प्लस y² 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 2 दूनी 4। एम आई जिस सेकंड आपका समीकरण हो गया जिसको हमने कहा। अब हमें क्या करना है, पी ए बराबर क्या होता है,
तब क्या होती है, पी ए बराबर पी बी है, तो दोनों समीकरण अपने आप में बराबर लिख सकते हैं। फाइनली पी ए की वैल्यू क्या है, इसको चाहे तो आप बीच में लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी बी, चूंकि आपको पता है कि बहुत सारा सवाल समीकरण बड़ा है, तो यहाँ पे पी ए क्या है, एक्स स्क्वायर, यही समझ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप वाई स्क्वायर रख दें, ठीक है, माइनस 6x रख दें, माइनस 8y रख दें, ये दोनों वैल्यू जोड़ दें, 16 और 9 25। एम आई राइट? ये बात चेक जरूर करने, मैंने कहा चेक जरूर करने के लिए आप आधा डालें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है, माइनस 6x ठीक है, माइनस 8y ठीक है, 16 और 25 ठीक है। अब आपको यही सेम यहाँ पे करना है, एक्स स्क्वायर, कोई डाउट नहीं रखें। देखिए आपको प्रोसीड एंड चेक करके चलना, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। दिस इज अ क्लासरूम स्टडी एंड ऑल द स्टूडेंट पे अटेंशन टुवर्ड द बोर्ड एंड आई गिव द प्रॉपर डायरेक्शन टू एवरीवन। इफ यू वांटेड टू पॉज द वीडियो एंड यू कैन पॉज इट एंड यू आर गोइंग टू रिपीट इट, उसके बाद रिपीट करें। तो सेकंड वन इज एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, एम आई राइट, माइनस 10x, ठीक है, आप सुनना प्लस 4y। अब 4 जो है और 24 जो है तो 29 है। अब देखिए दोनों साइड हमारा वर्गमूल है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है का। मैंने कहा ये सवाल आपका 6 नंबर तक में आ सकता है, 2 नंबर में तो किसी भी प्रकार से नहीं आएगा क्योंकि सवाल लेंथी है। 4 नंबर कम से कम आएगा, 6 वैसे तो मेरे हिसाब से 6 नंबर है क्योंकि 3 स्टेप में होना। एक स्टेप में कर चुका था त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे स्टेप आपका चल रहा है। अब एक यहाँ पे लिखेंगे, इस दोनों को कॉपी करेंगे, दोनों को और वर्ग लगाएंगे। मैं नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, एक स्टेप छोड़ के चलूँगा। आप इनको दोनों को कॉपी कर दीजिएगा, दोनों के ऊपर वर्ग लगा दीजिएगा। वर्ग लगाने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25, दिस इज इक्वल टू वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था आपको एक द्विघात समीकरण आपको यहाँ से प्राप्त होगा। देखिए दोनों की वैल्यू समान है, विभाजित हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आप चाहे यहीं पर ले आइए, चाहे उस साइड ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ले आइए, आपको माइनस का प्लस आ जाएगा, माइनस 6x, और यहाँ से माइनस 10x लाएंगे तो प्लस 10x हो जाएगा, माइनस 8y, यहाँ से लाएंगे माइनस 4y हो जाएगा, यहाँ कितना है 29, यहाँ जाएगा 20। चेक कर लीजिए दोनों भाई, माइनस 6x ठीक था, माइनस 10x था, इस साइड आकर प्लस 10x हो गया, माइनस 8x था सेम, और माइनस प्लस 4x था तो माइनस 4x हो गया, यहाँ से 24 जाएगा यहाँ पर माइनस 10 में x में से 6 गया, कितना बचा 4। एडिंग हो जाएगी, एक से चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं, 8 4 12, 12y बराबर 29 में से 25 चला, 25 4 29 4। अब आप देख रहे हैं समीकरण बन के आ गया, लेकिन समीकरण में 4 का भाग जाकर के छोटा किया जा सकता है, तो क्या लिखेंगे, 4 का भाग दोनों पक्षों में देने पर। ये 6 नंबर का सवाल है, पक्षों में देने पर अगर आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 या 12 बराबर 4 एकम 4। ये दूसरा समीकरण जैसे मैंने पहले बताया था कि x प्लस वाई का आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो दोनों ही, चूंकि x के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो फिर दोनों विभाजित हो जाएंगे, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। अब आपका जब विभाजित हो जाएंगे तो x वाई का मान के बाद में चर आपको प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में उन सबको एक क्रम से एडजस्ट करने पर आपको एक समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण को छोटा जरूर कर लिया करें। अब एक समीकरण आपका ये आ गया, एक समीकरण आपका पहले आ रखा था, इन दोनों समीकरण को हल करने के बाद हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते। अब आप नोट डाउन कर लें प्लीज। देखिए बेटा, जो मैं बताना चाहता था, आपके 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। एक पहला वाला जो कि आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल से आया था, दूसरा वाला जब दोनों संख्या देखा बराबर थी तो दोनों को हल करके हम लोग देखे समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, दूसरा क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। मैंने कहा था जो सरल समीकरण दोनों में हुआ करे उसमें मल्टीप्लिकेशन करके किसी एक, अब आप देखिए आप यहाँ पे पहुंच गए, आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमने बताए थे, 3 विधियाँ 4 बताई थी, रैखिक समीकरण, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, बजूगण विधि। लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट विधि होती, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो विलोपन विधि का प्रयोग किया जाता है, बात मुझे गांठ लगा।
विलोपन विधि की विशेषता क्या होती है कि x और y में से किसी एक पद को समान कर लो। समान की बात है, चिन्ह विपरीत है तो कट जाएंगे, अगर चिन्ह विपरीत नहीं तो मान चिन्ह विपरीत करके फिर उन्हें विभाजित कर दें। वैसे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ चिन्ह अलग अलग है तो 3 को यहाँ पे 3 मिलाने के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको लगा कि जैसा हमने हम 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगर हम उसको 1 क्योंकि जो चौथा रखा था तो 1 में आप चाहें तो कुछ नहीं, अगर आप चाहें y की वैल्यू करने के लिए 3 का वैल्यू करेंगे और अगर आपको s करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 3 का यहाँ पे वैल्यू कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 3x + y, अब लिखेंगे क्या, यहाँ लिखा जाएगा समीकरण चौथे में 3 से गुणा करके, अगर चूंकि 3 यहाँ पे आ जाएगा तो चिन्ह 1 से तो चिन्ह बदलना है तो फिर घटाना। आइए क्या है 3x + y = 3 का गुणा करेंगे 3x - 3 × 9y = 3, चिन्ह बदलेंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ विभाजित हो गया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 बार, 23 में से 3 गया 20, y = 10 यहाँ घटे हो जाएगा 20/10 विभाजित होकर के 2 आ जाएगा। y की वैल्यू आपकी 2 प्राप्त है। देखिए एक y की वैल्यू आपकी 2 प्राप्त हो चुकी है। अब इस 2 की वैल्यू y = 2 को समीकरण 1 में रखना, जिसमें रखा जाना है उसको नोटेट किया जाता है। किसमें रखा जाना है 1 में। एक समीकरण क्या है 3x, किसी में भी रख सकते हैं, वैल्यू आप किसी में आएगी 23, s की वैल्यू क्या है 2, सॉरी y की वैल्यू थी 2, तो 3x + 2 = 23, हमारे 3x 2 को सजाए घर जाएंगे 23 - 2 3x = 21, s = 21/3, 3×7 = 21, s की वैल्यू होगी 7। अब आपका निर्देशांक कितना आ गया 7, मूल जो निर्देशांक है। अब चूंकि आप अगर अपने उसमें कॉपी में देख रहे हो बुक में तो उसमें एक और निर्देशांक डाला, इस वैल्यू को लेकर के, इन दोनों वैल्यू को लेकर के आपका जो पहले वाला एक समीकरण खड़ा हुआ था बराबर वाला, उसमें अगर आप x की वैल्यू रख देंगे दोनों जगह तो उससे एक y की वैल्यू निकल आएगी और y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ परफेक्ट आपका आंसर आ चुका है, कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है, ना कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है, पूरा मान का आपका मान एक ही है। तो इसको बहुत अच्छी तरह नोटेड डाउन करें। 3 स्टेप इसके थे। पहला स्टेप था त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक समीकरण निकालना, दूसरा क्या था दोनों भुजाएं बराबर थी तो दोनों भुजाओं को बराबर मान करके दूसरा समीकरण प्राप्त करना, प्राप्त दोनों समीकरण को हल करके x y की वैल्यू निकालना। इस प्रकार से 3 स्टेप है सवाल का। थैंक यू वेरी मच। नोटेड डाउन। देखिए जो आपको मैं बोर्ड पर बताना चाहता हूँ, यदि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं BC AC AB के मध्य है, जैसा कि आपको बोर्ड बताया है, तथा ABC के निर्देशांक क्रमशः 6, -2, 0, -6, 4, है, तो निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 गुना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको दिया वगैरह लिखना आता है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक मैं आइडिया के हिसाब से मैं चित्र बना दे रहा हूँ। ABC के निर्देशांक क्या है? ABC ए का क्या है 6, -2, B का कितना है 0,6, मैंने बताया 0,6 कहीं और आएगा, यहाँ से आपको पता है -6, लेकिन अभी मैंने आइडिया से बना दिया 4,8। मैंने पहले बताया था आपको कि आपने एक आइडिया से मैंने बना दिया है और एक्चुअल क्या है 6, -2 जो है वैल्यू दिखाई दे रही है, दूसरा 0,6 आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा कितना है 4,8 जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो इस समस्त वैल्यू हमारी दी गई है। अब इसमें क्या कहा BC भुजा का पहला वाला बिंदु, BC भुजा का पहला वाला बिंदु है, इसको क्या कहा है D का, और E बिंदु जो क्या है AC का क्या है E बिंदु है, दिख रहा है B E और F भुजा के बिंदु। F कहाँ का है AB का क्या है। अब इन तीनों से भी आपका इक्वल हो जाएगा।
अब तीनों बिंदुओं की हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, ये बात आपको पता है। चूंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु कैसे होने लगेगा, उसके लिए सीधा सीधा मध्य बिंदु निकालने के लिए अब आपको क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 4 गुणा त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल। तो माय डियर स्टूडेंट, एबीसी के निर्देशांक आपको दे गए हैं जैसा कि बोर्ड पर बताया गया है। अब आपके त्रिभुज जो डीई बीएफ है इतने के मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु का आपको सूत्र पता है, एफ के लिए मैं निकालना चाहूंगा, आइए मैं बता दूं। इसमें क्या होगा, x बराबर x1 प्लस s2/2 x 6 और 0 6 0/2 बराबर 2 का भाग देंगे 3। y निकालना चाहिए, सॉरी y1 प्लस y2/2 y कितनी है -2 -2 प्लस -6/2 बराबर -6 2 8/2 बराबर -4। निर्देशांक क्या है 3, -4। इसको मौखिक भी कर सकते हैं इसी तरीके से। 6 में 0 जोड़ा, 6 का आधा किया 2 -2 -6 6 2 8 6 का आधा हो गया। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 का आधा होगा आपका 2। 8 और 6 अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, बड़ी से छोटा घट जाएगा, बड़ा का चिन्ह आ जाएगा। 8 से 6 क्या बचा, क्या 2 2 2 आएगी, कितना बचेगा 1। यहाँ पे आ जाएगी 6 4 10 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे बड़ी से छोटी घट जाएगी, 8 में से 2 का 6 बचा, 6 का आधा कराएगा 2। चेक कर लें, 6 0 3 -2 8 4 4 0 6 2 8 में 6 2 2 1 8 में 2 या 6 3 6 4 10 5। ये आपके निर्देशांक हो गए। अब आपको दो क्षेत्रफल निकालने हैं, एक सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा सबसे छोटा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको निकालना, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो क्या निकालें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आइए क्षेत्रफल निकालने की दूसरी विधि लगाते हैं। हमारे आपको जो ज्ञात है उस मेथड से निकालेंगे। इस बार कुछ नया करके देखते हैं, नया सूत्र लगाते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन को नए तरीके से समझ जाए। तो आइए इसके सबसे पहले हम लिखेंगे 6 एस का लिखेंगे ए बी 0 सी 4 दोबारा 6 मैंने बता रखा। x1 x2 याद है क्या, x1 x2 x3 x1 तो मैंने आपको तीनों बता रखे थे। चलिए दूसरा क्या है, यही से शुरू करेंगे 6 0 4 6 6 0 4 6 -2 देन -6। ये वैकल्पिक विधि थी 8 और फिर -2। इसके लिए आपको कैसा क्या करना होगा, दिस वन एक सिस्टम हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। आपको पता है 3 बार किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, x बाई 3 बार किया जाता है, 3 में से आपका जोड़ा से देखा जाएगा 2 4 6 आता है, वही चीज है। आई सीधा सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र नहीं लिख रहे तो सीधा मान भी ले सकते हैं 6 गुणा -6। आप सूत्र पहले ले सकते थे, एम आई राइट, -0 गुणा -2। मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो सके। एक की वैल्यू होगी 0 गुणा 8, पहला पता है 4 गुणा -6 माइनस लिखना चाह रहा हूँ 4 गुणा -6। अगर कहीं वैल्यू इसके बाद नीचे वैल्यू नीचे ले लेंगे ताकि हमारा वहाँ पे जगह सेव रहे। ये वैकल्पिक विधि होती जो मैंने बताया था। यहाँ पे x1 s2 s3 s1 y1 y2 y3 y1। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगा, पहला ही जोड़ा इसको कहेंगे, इन दोनों का जोड़ा दूसरा जोड़ा कहलाएगा, ये हमारा तीसरा जोड़ा कहलाएगा, जैसे मैं पहले बता चुका। अब आ जाएगा तीसरा आपका 4 ब्रैकेट लेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाई -2 माइनस परमानेंट आता है 6 मल्टीप्लाई बाई 8। एक बार आप चेक जरूर कर चेक करें, 6 मल्टीप्लाई -6 ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2 0 है, 0 8 ठीक है, 4 -6 ठीक है, 4 -2 ठीक है, 6 -6 ठीक है। आगे आप चलेंगे, एक ही सवाल बन चलते हैं, 6 6 36 -36 हो जाएगा, माइनस से 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हो गया, 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24 प्लस 4 दूनी -8 और यहाँ पे हो जाएगा 48। एक बार आप जोड़ लें, -36 ठीक है,
जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस साइन जीरो हो जाएगा, 8 का जीरो जीरो करेंगे, 6 चौक 24 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी माइनस 8, ठीक है, 8 6 48 माइनस 48 हो गया। आगे आप चलते चलिए, माइनस 36, चिन्ह आपका प्लस है 24 हो जाएगा, तो जी माइनस माइनस दिख रहा है, माइनस में आ जाएंगे, 8 दूनी 16 की 6, आंसर है 1 4 5, ठीक है, 8 दूनी 16 की 6, आंसर है 4 5, ठीक है, माइनस माइनस से स्टार्ट करोगे, 6 दूनी 12 की 2, आंसर है 1 5 3 8 9 92 प्लस 24, बड़ी से छोटी घट जाती है जैसा कि आपको ज्ञात है, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 8 3 6। एक बात जान लीजिए, अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आता है तो माइनस में नहीं आता, माइनस में आता त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 68 वर्ग का ही मात्रा होगा। हम अपने आप में मात्रा लेते हैं, अगर कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होता है तो माइनस में नहीं लिया जाता है। यहाँ देख लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई, 24 धन का ठीक था, 8 दूनी 16 4 5 ठीक है, 6 दूनी 12 5 3 8 9 ठीक है, 24 और 8 4 12 की 2 6 2 8 1 9 सही है। अब हम निकालेंगे छोटे वाले का क्षेत्रफल, आप इसको नोट डाउन कर लें प्लीज, आप नोट डाउन। दूसरे वाले को हम लेते हैं, जैसे कि आपको ज्ञात है, इसके लिए आएगा त्रिभुज, छोटा वाला क्या है आपको जैसे वो ज्ञात करना चाहिए, DEF का क्षेत्रफल। आपके लिए जब लॉकडाउन के बाद भी स्थिति सामान्य होती है तो कोई भी विद्यार्थी कभी भी आप यूट्यूब देख सकते हैं और स्टडी पॉइंट कर सकते हैं, घर बैठे बड़े आराम से करें, इस बात की वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, कभी भी कहीं भी किसी भी आइटम। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा वही होगा जैसे मैं बताया आपको। तो यहाँ पे D कहाँ पे है, यहाँ पे 2 5 3 और रिपीट में 2 5 3 रिपीट में 2 1 सेम चलेगा, उसे का पैडल ऐसा ना हो कि आप कहीं और की वैल्यू रख दें तो उससे क्या हो जाएगा, आपका गलत होने की संभावना हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिए, 2 के साथ बने 2 के साथ बनाएगा 5 3 आएगा, 3 -4 3 -4 आएगा, फिर 2 बन जाएगा। अब इसके लिए वही सूत्र है, देखिए मैंने आपको बता रखा, इस तरह से आपको किया जाता है। आगे आप क्या करते हैं, करने का तरीका होता है, आप सूत्र से भी कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट लिख सकते हैं 2 × 3 माइनस 1 × 5 एक का हो गया, माइनस दूसरा लिख 5 × -4 माइनस 3 × 3। आगे ना बढ़े तो इसके लिए मैंने नीचे ले लिया, धन का चिन्ह लगा के, सॉरी यहाँ धन होता है तो आपका विशेष ध्यान रखें, सूत्र में यहाँ पे धन होता है। अब आप ध्यान रखें 3 × माइनस 2 × -4। अगर दोनों चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो आप सीधा चिन्ह प्लस कर दें, ये हो गया 2 3 ठीक है, 5 1 ठीक है, 5 -4 ठीक है, 3 3 ठीक है, 3 1 ठीक है, 2 -4 ठीक है। अब आगे आप करेंगे इस तरह करेंगे, इसके लिए होगा 2 3 6 -5 प्लस 5 चौके -20 माइनस 3 दूनी 6 प्लस आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस प्लस 4 दूनी 8। आइए बार चेक कर लें, 3 दूनी 6 5 एकम 5 और माइनस 5 चौके 20 3 3 का 9 प्लस 3 एकम 3 और माइनस प्लस 8। ठीक आइए हो गया। नेक्स्ट है 6 में से 5 गए 4। अब यहाँ पे एक से चिन्ह जुड़ जाएंगे तो -29 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करता जाएगा 8 9 10 11, धन की वैल्यू जुड़ जाएंगे, धन की वैल्यू जुड़ के कितनी हो जाएंगे आपको 15 -29 आपका घट के कितना जाएगा 29 में 15 गया 14 12 21। अब जो वैल्यू आपकी क्या जाएगी माइनस की आएगी, लेकिन आपको पता है प्लस का होता है, आप इस बात को जानते हैं। तो प्रोसीजर चेक करो एक बार, 14 का भाग हमें नहीं लग रहा, नहीं जा पा रहे, बार थोड़ा सा चेक कर लो क्या है।
6 में से 5 गया 1, ओ सॉरी 8 29 11 12 12 हो गया। 6 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे। हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है? 17 वर्ग है। मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी स्थिति में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको प्रोसीड एंड चेक रूल को अपनाना है। ठीक, अब आ जाए टॉपिक पे। यहाँ 68 वर्ग का ही था, इसको करके बताते हैं आपको कैसे करना है। आपको सवाल क्या लिखना है, सवाल सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। 4 गुणे DEF का क्षेत्रफल कितना है? 17। 7 चौके 28 की 8 नहीं 4 4 5 68 वर्ग इकाई बराबर कहाँ पे क्या है? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। या इसको लिख सकते हैं तो क्या होता है ABC का जो क्षेत्रफल भी पूर्व में आ रखा था वो भी 68 वर्ग इकाई ही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो यह मान लो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है 68 वर्ग इकाई था, वह 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जो कि 17 चौके 68। ठीक है, तो नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समतल में 4 बिंदु P Q R S जो दे रखे हैं तो सिद्ध कीजिए कि P Q R एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोने में 90 अंश का कोण हो। समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि समचतुर्भुज की जो डायगोनल्स होते हैं या विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद होते हैं। समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समान दूरी पर प्रतिच्छेद करते हैं। समलंब क्या कहलाता है? जिसका एक जोड़ा समांतर हो और बीच की दूरी लंबवत भी हो सकती है, साधारण हो सकती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आपको पहले बता चुके हैं। तो लेकिन इस बार का नहीं, इसका समचतुर्भुज क्षेत्रफल की ज्ञात कीजिए। आइए वही हमने कहा, वैसे बोलते हुए अगर आप चित्र बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक तरीका है, जैसे मैंने बता रखा। इस तरीका को मैं बता दूँ। आइडिया है -3 आपका यहाँ होगा, -2 आपका यहाँ होगा, बिंदु यहाँ पे आ जाएगा जिसको कहेंगे S। ठीक है, P की वैल्यू क्या होगी? P की धन 2 है और -1 धन 2 है, -1 भी है, ये P कहलाएगा। इसके बाद कहलाएगा Q की वैल्यू कहाँ पे है? 3,4, तो 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, ये होगा आपका Q। R का होगा -2 और 3। इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। चूंकि हमने एक आइडिया से बनाया है तो हमारा कुछ ऐसा नहीं बन सकता है, तो इसका बन सकता है PQRS। इस तरह से आप ये देख रहे सामने आ चुका है, वैल्यू भी आ चुकी है, चित्र बन के तैयार हो गया। ये बोलता हुआ चित्र है। अब आप वैल्यू अंकित कर लें। P की वैल्यू कितनी है? 2, -1। Q की वैल्यू बार चेक करते जाइए, 3,4। R की कितनी है? -2,3। S की कितनी है? -3, -2। मैथमेटिक्स एक विषय ऐसा है कि इसमें आपको जब आप काम करते हैं तो पूरा पे अटेंशन उसकी तरफ होना चाहिए। अगर पे अटेंशन में थोड़ी भी कमी रहे तो फिर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। प्लीज इस बात का विषय है। आइए अब आपको बताएं समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह समचतुर्भुज कहलाता है। और आपका यहाँ पर जो कोण है वह 90 अंश का ना हो। तो पहले आप भुजाएं निकाल सकते हैं। तो पहले निकालें PQ की भुजा के लिए आपको सूत्र पता है, S2 - S1 का होल स्क्वायर। किसी में से किसी को घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं करता है। by2 - by1 का होल स्क्वायर। आइए इसको आ जाइए, कैसे भी घटा दीजिए। 3 में से ऊपर से घटा, लेकिन ध्यान रखें 3 में से -2 घटाया होल स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस हटाएंगे तो -+ हो जाएगा 1 स्क्वायर। एक बात ध्यान रखें, कभी ऐसा ना हो 3 में से 4 2 घटा दिया और यहाँ पे क्या किया -1 से 2 घटा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने पहले यहाँ से घटाया तो दोनों यहीं से घटेंगे, अगर यहाँ से घटाया तो दोनों यहाँ से घटेंगे। इस बात को समझना। आगे चलेगा, -3 में से क्या कितना होगा? 1 का होल स्क्वायर होगा, 4 से हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 5 = 25 में जोड़ेंगे तो आपको 26। कोई डाउट? इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। PQ हो गया, इसके बाद आ जाएगा QR की दूरी सीधा मैं मान निकालना चाहूँगा
यहाँ से लेंगे -2 -3 होल स्क्वायर, ओके। -2 -3 में से -4 प्लस 3 में से -4 को हम हटाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे। आगे सिंपल है -3 -2 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ -4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर। आगे होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 25 और प्लस 1, ये भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वर्गमूल में 26 आ गई, माने सेम अब वैल्यू आ गई। तीसरा हो जाएगा PQ, अब QR हो गया, अब RS वैल्यू आ गई हमारी RS, इसको भी वही करना है। इसके लिए सूत्र आपका सेम है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। R में आपको यहाँ से लेना है -3 और यहाँ करेंगे -2 तो -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। देखिए -3 था -2 हटाएंगे तो -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, -2 और फिर आ जाएगा -2 पर -3 प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, -3 में से बन गया तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। RS की वैल्यू क्या जाएगी आपको पता है, 1 + 25 सेम 26। अगर आप तीसरा भी करना चाहें, इसके लिए मैं यहाँ पे जगह निकाल दे रहा हूँ ताकि हम आपको करके दिखा सकें। आप देख लीजिए, एक वैल्यू आई आपकी PQ, वो सेम आई, QR उसकी भी वैल्यू आपकी सेम आई, यहाँ पे RS की भी वैल्यू सेम आई, आप देख रहे हो। अब आ जाएगा SP या PS या SP कहलाएगा, तो SP के लिए भी आप वही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इससे आप घटाना चाहें, इससे एक बार अगर इससे ही घटाएंगे इससे ही घटाएंगे, अगर इससे घटाएंगे तो इससे घटाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप चाहें। सबसे पहले आप 2 लिखें, माइनस करेंगे तो अपने प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पे माइनस नहीं होता तो माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप लेंगे, आपको पहले यहाँ पे दिया था तो -1, आप लेंगे माइनस तो माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए वही मैंने किया है 3 2 5 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 में से ही जाएगा, क्या बचेगा 1 का होल स्क्वायर आएगा। आगे चलेंगे तो कितना जाएगा 25 प्लस 1 और लास्ट में आ जाएगा SP साहब जो आ रहे हैं वर्गमूल 26। आप देखिए सभी वैल्यू आपकी बराबर आ चुकी है, PQ QR RS SP प्रत्येक मान कितने आ गए आपके, जो आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं भी इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपको ऐसा लिखा, यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकाली थी आपने PQ बराबर QR बराबर RS, देखते आइए बराबर SP, दिस इज इक्वल टू 26 ये वैल्यू आपको। अतः उपरोक्त चतुर्भुज या तो समचतुर्भुज होगा या फिर वर्ग होगा, क्योंकि जब दोनों ही कंडीशन होती, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों की ही चारों भुजाएं समान होती हैं। अब यह सिद्ध कैसे करेंगे कि वर्ग है या समचतुर्भुज है, ये आपके दूसरे टॉपिक इसी में, तो तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करें प्लीज। हाँ बेटा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अभी आपने जो पहले टॉपिक में इसका पहला सिस्टम था जिसमें आपने 2 नंबर का सवाल कर लिया है, इसको सब कुछ ज्ञात कर लिया है कि आखिर मान लो जितने भी ये बिंदु थे वो समस्त बराबर आ गए, इसलिए या तो वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है। अब कैसे पता चलेगा माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है अगर वर्ग होगा तो वर्ग में यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय माने कि आपकी ये दोनों भुजाओं का वर्ग आपके जो विकर्ण है उसके वर्ग के बराबर होगी, तो जो होगा आपका वर्ग। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, ये समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की एक विशेषता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या, दोनों विकर्ण आपके लंबवत करते हैं, तो लंबवत में आप मत जाएं, जो आपको फंसा देगा, परेशान हो जाएंगे। आपके लिए बेहतर क्या है, अगर किसी भी वर्ग का 1 2 बिंदु मतलब एक समकोण बनता है तो आपको ऐसी स्थिति में आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक डेवलप करें। एम आई राइट? आपको पता है ये वाली वैल्यू कितनी है और ये वाली वैल्यू आपको ज्ञात हो चुकी। एम आई राइट? दोनों वैल्यू ज्ञात हो चुकी, कितनी है, यहाँ पे वैल्यू है 26, यही वैल्यू कितनी है √26। एम आई राइट? अब यहाँ पे आर पी की वैल्यू क्या होगी, आइए बताते हैं। अगर यह या पी आर भी कह सकते हैं,
कोई टेंशन नहीं। पी आर की वैल्यू क्या होती है, किसी भी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को घटा दें। एक्स माइनस टू आपको पता है पी आर के सीधा कर सकते हैं आपको, लेकिन बोर्ड पेपर में सीधा नहीं करना है प्रत्येक सूत्र। मेरे पास प्रॉब्लम क्या होती है, मेरा बेटा एक लिमिटेड चीज़ है, मेरा जो बोर्ड है वो लिमिटेड है, तो मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, तो मैं पर्याप्त गैप लेके भी नहीं कर सकता, तो मुझे ज़्यादा बार बिगाड़ना पड़ेगा और फिर वो एक टॉपिक को मैं दूसरी जगह ले जाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन भी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको 12 बता रहा हूँ, इसके लिए आपको बेहतर क्या है, आइए देखते हैं। तो पी क्यू की बात करेंगे तो -2, ओके, ब्रैकेट लगाएंगे, इससे हमें -2 हटाना है, ठीक है, इसको घटा देंगे, प्लस यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 में से -1 हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, कोई डाउट? फिर देखिए -2 से -2 घटाएंगे, यहाँ पे बोर्ड पे आएगा, 3 में से माइनस प्लस हो जाएगा, आगे हम चलेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है 3 4 स्क्वायर। अब आपका अंतर बचेगा 4 चौके 16 और वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। अब आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर सबसे बड़ी भुजा कर्ण का विकर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जैसा आपको ज्ञात है, ठीक है। तो इस बात को आपने देख लिया, इस बात चेक कर लीजिए, -2 माइनस 4 ओ आई एम वेरी सॉरी, -4 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 16 दूनी 32, बाहर निकालेंगे तो 16 वर्गमूल हो जाएगा, जी चीज आपको लगी, आई एम सॉरी, ठीक। तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 के लाएगा, 4 चौकी 16 के लाएगा, 4 चौकी 16 के लाएगा, 16 दूनी 32 के ला जाएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि -2 था, -2 आ गया था तो इसका हो गया, 3 था, माइनस प्लस हो चुका था, डिमांड वैल्यू। अब आपकी वैल्यू क्या होगी, कोई टेंशन करने की जरूरत आपको नहीं। अब क्या होगा आपका पी आर स्क्वायर कर्ण मतलब पाइथागोरस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस बात के लिए आप क्यों कहेंगे, तो इसके लिए सबसे बड़े क्या है 16 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर जो है वह आधार क्या था आपका, जैसे आप पता था 26 था, 26 का होल स्क्वायर होगा, प्लस आधार कितना था 26 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ 16 का दोबारा गुणा होगा, एम आई राइट, और यहाँ पर गुणा होगा +2 का गुणा 2 का, 26 का आएगा 26, यहाँ पे भी 26 आ जाएगा। अब इन सबका गुणा आपको करके वैल्यू निकालनी है, 6 दूनी 12 2 6 दूनी 12 6 दूनी 2 होते हैं 2 4 1 5 42, आप 16 दूनी 32 32 गुणे 16, आप देख रहे हैं जे वाली वैल्यू इसकी बराबर नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है आपको। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का द्विघात आधार प्लस लंब के द्विघात के बराबर होना चाहिए। कर्ण क्या था 16 वर्गमूल 2 जो आपकी बुक पे आ रखा है, ये मैंने निकाला। अब कर्ण की द्विघात अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं होता, अब आपको गुणा करना पड़ेगा 16 दूनी 32 की, 2 हाथ से 3 148 प्लस 51 माने 551 का मान बराबर नहीं है 52 के मान। तो ऐसे स्थिति में यह क्या नहीं होता, वर्ग नहीं होगा। वर्ग की विशेषता क्या होती है, वर्ग की विशेषता जो होती है कि किसी भी वर्ग में विकर्ण जो होता है वह 90 अंश के पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को फॉलो करता है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक कर्ण की सबसे लंबी भुजा कर्ण का द्विघात अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर यह चीज इसे फॉलो करती तो इसका मतलब था कि यह आपका वर्ग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं चूंकि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू नहीं है, इसलिए उपरोक्त दिया गया चतुर्भुज आपका वर्ग नहीं है, बल्कि यह समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि समचतुर्भुज की भुजाएं तो बराबर होती हैं। मतलब इसको है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, मान लो इस भुजा को मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज किया जस्ट लाइक, वो इस भुजा को यहाँ से चेंज किया था, मानो भुजाएं तो बराबर हैं। यहाँ पे पहले कैसा था, पहले ऐसा था, देखिए ऐसा था, भुजा बराबर है, बस यहाँ पे 90 अंश के कोण नहीं बनते। ये बात जानिए, कोणों का योग 360 अंश होता है, लेकिन यहाँ पर 90 अंश के कोण नहीं बनते। इस बात को आप जान लीजिए, विचार कर लीजिए, मनन चिंतन कर लीजिए। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया कि सिद्ध कीजिए पी क्यू आर समचतुर्भुज है, समान भुजाएं आ गई, सिद्ध हो गया। अब एक चीज सिद्ध करने वाली बात थी कि ये वर्ग नहीं है, तो हमने ये बता दिया कि कर्ण की द्विघात अन्य दो भुजाओं के वर्गों के ऊपर के बराबर नहीं है, तो ये सिद्ध हो गया कि वर्ग नहीं है।
इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, इस दो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके दो प्रकार के यहाँ पर वर्ग वो बनते हैं, क्या, त्रिभुज। देख रहे हैं, एक त्रिभुज मैंने एक सवाल बताया था जो किसी भी चतुर्भुज को आपको बताना था तो ज्ञात होगा। इसमें देखिएगा पांचवा सवाल था इसमें मैंने चतुर्भुज को बताया था कि किस तरह से उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। यहाँ भी जान लीजिए, इसको आप पहला मान लेंगे, इसको आप दूसरा मान लेंगे। पहले की निर्देशांक क्या है, -2,3, -3,2 और 2,-1। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का सूत्र लगाने के बाद किसी भी विधि, वैकल्पिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मैन विधि। दूसरा तरीका क्या रहेगा, सेम जो दूसरा वाला मान लेंगे, मतलब आप मानेंगे RSP का क्षेत्रफल या PRS का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल को अलग अलग निकालेंगे दो विधियों द्वारा। किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों को लेकर के जोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये काम आपको करना है। कैसे करना है, जो मैंने क्वेश्चन 5वां बताया था उसमें हमने बताया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उस विधि के द्वारा आपको निकालना है। आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, please like, share and subscribe to this video, so all the students who are not studying in their homes, who are wanted to stay in the home at the time, should be learn these videos and get the maximum knowledge of the mathematics. Thank you very much. Most welcome.